ने बस रैंडमली एक फोन कॉल पिक किया और उसके बाद ग्लोबल लीडर्स की इमरजेंसी मीटिंग बैठ गई। स्पेशल फोर्सेस जो एक्सरसाइज कर रही थी वो डायरेक्ट कॉम्बैट मोड में आ गई। यहां तक कि टैंक आर्मी ने सिटी को सराउंड कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा फोन कॉल बाकियों से थोड़ा अलग था। असल में तुम लॉन्ग वो के लिए स्पेस एलिवेटर डेवलप कर रहे थे। तुम्हारी बेटी ने तुम्हें कॉल करके हेल्प मांगी और तुम्हारी आवाज सुनते ही वो जोर जोर से रोने लगी, पापा मुझे बचा लीजिए, कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है पापा। ये सुनते ही फोन तुम्हारे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उस पल तुम्हारा पूरा शरीर कांप उठा, सांसें तेज हो गईं और अचानक यादों का एक बड़ा सा तूफान तुम्हारे दिमाग में फ्लैश होने लगा। क्या सच में ये वही है? 6 साल पहले एकुन सिटी में तुम्हारी एक छोटी सी लव स्टोरी थी। वहां तुम लियू रियान नाम की एक लड़की से मिले थे। शुरुआत में तुम्हारी लाइफ बहुत परफेक्ट चल रही थी, लेकिन फिर वेस्टर्न टेररिस्ट ग्रुप को पता चल गया कि तुम स्पेस एलिवेटर प्रोजेक्ट ज्वाइन करने वाले हो। उन्होंने तुम्हें मारने के लिए अपने टॉप एजेंट्स भेज दिए। लियू रियान को बचाने के चक्कर में तुम्हें गोली लगी और तुम समंदर में गिर गए। जब तुम्हें होश आया तो 3 महीने बीत चुके थे। कोमा से बाहर आने के बाद तुमने उसे कांटेक्ट नहीं किया, बल्कि उसकी सेफ्टी के लिए उससे जुड़े सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिलीट कर दिए। तुम्हें डर था कि तुम्हारे दुश्मनों का अगला टारगेट कहीं वो ना बन जाए। तुम्हें लगा था कि तुम दोनों मुश्किल से 1 हफ्ते ही साथ रहे, इतने लंबे टाइम तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई होगी। पर तुमने सपने में भी नहीं सोचा था कि लियू रियान प्रेग्नेंट थी। उसे लगा कि तुम मर चुके हो। फिर भी उसने उस बच्चे को खत्म नहीं किया, बल्कि अकेले ही अपनी बेटी को पाला। उसने घर में तुम्हारी एक फोटो भी लगा रखी थी, जिसे देखकर वो अक्सर छुप छुप कर रोती थी। ये सब सोचकर तुम्हारे दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। तुम्हारा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया, जैसे जिस्म से जान ही निकल गई हो। तभी अचानक तुम्हारा शरीर जोर से झटके खाने लगा और तुमने खून की उल्टियां शुरू कर दी। पास खड़े सीनियर साइंटिस्ट घबराकर तुम्हारी तरफ दौड़े। चीफ कमांडर, आपको क्या हुआ? मुझे वापस जाना है, मुझे अभी इसी वक्त वापस जाना है। मेरे लिए सबसे फास्टेस्ट जेट रेडी करो, मुझे अपनी बेटी को बचाना है। तुमने कभी नहीं सोचा था कि जिस देश के लिए तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो, अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हो, उसी देश में तुम्हारी बीवी और बेटी सेफ नहीं है। मुझ पर लानत है, तुम्हारी आवाज इतनी भारी और खौफनाक थी जैसे सीधे नरक से आ रही हो। ये बोलते ही तुमने गुस्से में अपनी यूनिफॉर्म फाड़कर फेंक और सीधा अंडरग्राउंड रिसर्च बेस से बाहर की तरफ दौड़ पड़े। लॉन्गो साइंस अलायंस के चीफ कमांडर युआन फांगहुआ ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक में थे, पर कुछ ही सेकंड्स में उन्होंने खुद को संभाला और स्ट्रिक्ट टोन में ऑर्डर दिया, हाई कमांड को तुरंत कांटेक्ट करो, उन्हें यहां की सिचुएशन की पूरी रिपोर्ट दो। डैम इट, वो सिक्योरिटी वाले आखिर कर क्या रहे हैं? चीफ कमांडर की फैमिली के बारे में किसी ने कोई बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया? ये बात सुनते ही पूरे अंडरग्राउंड बेस में सन्नाटा छा गया और वहां मौजूद 20 से ज्यादा टॉप साइंटिस्ट का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। चीफ कमांडर चिन ने इस देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, इस बंजर नोमैन्स लैंड में अपनी पूरी लाइफ लगा दी और आज उनकी ही फैमिली पर जानलेवा हमला हो रहा है। ये घटिया हरकत किसने की है? उनकी हिम्मत कैसे हुई? कुछ ही मिनट्स बाद उस रिस्ट्रिक्टेड जोन के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में एक ऑफिसर ने अपना वॉकी टॉकी उठाया और दहाड़ते हुए कहा, ऑल यूनिट्स असेंबल इमीडिएट। देखते ही देखते 1500 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला वो पूरा रिस्ट्रिक्टेड जोन पूरी तरह से लॉकडाउन हो गया। वहां तैनात 10,000 से ज्यादा हेवीली आर्म्ड सोल्जर्स एक साथ अलर्ट पोजीशन में आ गए। लिसन अप बॉयज, मुझे अभी अभी कंफर्म रिपोर्ट मिली है कि चीफ कमांडर चिन की फैमिली पर हमला हुआ है, उन्हें बेदर्दी से मारा जा रहा है। क्या हम ये बर्दाश्त करेंगे? सर, एनो सर, बिल्कुल नहीं। कमांडर, बस ऑर्डर दीजिए, हम उन कमीनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस वक्त उन 10,000 मिलिट्री सोल्जर्स का गुस्सा आसमान छू रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो अभी आइकन सिटी को खाक में मिला देंगे। अभी के अभी सारी रेगुलर फ्लाइट्स कैंसिल करो, सुपरसोनिक फाइटर जेट्स को स्टैंड बाय पर रखो। चीफ कमांडर चिन को जल्द से जल्द आइकन सिटी पहुंचना होगा और तुम लोग आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स में जाओ और चीफ कमांडर को एयर कवर दो। उनकी और उनकी फैमिली की सिक्योरिटी में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टूड? यस सर। सारे सोल्जर्स की आंखें गुस्से से लाल थी और दूसरी तरफ तुम पहले ही एक हाइपरसोनिक फाइटर जेट में बैठ चुके थे। तुम्हारे जेट के ठीक पीछे पूरे 6 हाइपरसोनिक फाइटर जेट्स एस्कॉर्ट फॉर्मेशन में उड़ रहे थे। वहीं आइकन सिटी के सांगवंग विलेज में एक छोटे से रेंटेड घर में लियू रियान जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर चोट के गहरे निशान थे और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे 10 से ज्यादा खतरनाक दिखने वाले गैंगस्टर्स ने चारों तरफ से घेर रखा था। उनमें से एक स्कार फेस्ड गुंडे ने गंदी सी सर्क देते हुए कहा, हे यू चीप वुमन, ज्यादा नखरे मत दिखा। तुझे पता भी है यंग मास्टर बाय का स्टेटस क्या है? शहर की कितनी लड़कियां उनके साथ सोने के लिए तड़पती हैं और तू उन्हें रिजेक्ट करने की हिम्मत कर रही है। यह सुनकर भी लियू रियान के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। किन यांग, आखिरकार मैं तुम्हारे पास आ ही रही हूं। तुमसे मिलने के बाद मैंने तुम्हें ही अपना सब कुछ मान लिया था। मैं बिना शादी के प्रेग्नेंट हुई, मेरी फैमिली ने मुझे निकाल दिया,
पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। उस जानवर बाई जियाहो ने जब मेरा रिजेक्शन सहा नहीं तो उसने मुझे लोन के जाल में फंसा दिया ताकि वो मुझे फोर्स कर सके। पर मैं मर जाऊंगी लेकिन उसकी कभी नहीं होंगी। शायद मरने के बाद मैं तुमसे मिल सकूं। वो बस दीवार पर टंगी तुम्हारी फोटो को एकटक देख रही थी और देखते ही देखते उसे ऐसा लगा जैसे तुम सच में उसकी तरफ चले आ रहे। तुम्हारे चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं। यू रुयान को चुप देखकर उस स्कारफेस्ड गुंडे ने जोर से एक थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। तेरी बच्ची हमारे कब्जे में है। अगर उसकी जान प्यारी है ना तो चुपचाप यंग मास्टर बाई की बात मान ले। तुझे क्या लगता है वो सच में तुझसे प्यार करते हैं? एक बार वो तुझसे बोर हो जाए फिर तुझे कचरे की तरह फेंक देंगे। और हाँ, वो 6 मिलियन का लोन भी तुझे चुकाना पड़ेगा। बेशम, मैंने उनसे एक पैसा भी उधार नहीं लिया है, लियू रुयान ने गुस्से से कहा। ये तू डिसाइड नहीं करेगी। यंग मास्टर ने कहा है कि टाइम इज मनी। वो पूरे 1 साल से तेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसका कॉम्पेंसेशन कौन देगा? वो 6 मिलियन तो बस यंग मास्टर का रहम है तुझ पर, समझी? गुंडे ने कुछ सोचते हुए फिर कहा, अरे हाँ, तू तो लियू फैमिली से है ना। तेरी फैमिली के पास इतना पैसा है। ये 6 मिलियन तो उनके लिए चिल्लर है। तभी कमरे के एक कोने में बंधी हुई छोटी सी दो जोर से चिल्लाई, मम्मी आप डरो मत, मैंने पापा को फोन कर दिया है। पापा हमें बचाने आ रहे हैं। क्या बकवास कर रही है ये? गुंडे चिढ़ गए। ये सुनते ही लियू रुयान की बेजान आंखों में अचानक एक उम्मीद की किरण चमक उठी। उसने झटके से अपनी बच्ची की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर से मायूस हो गया। किन यांग तो 6 साल पहले ही मर चुका है। पर दो रोते हुए बोलती रही, मम्मी आपने मुझसे झूठ बोला था, पापा मरे नहीं हैं, वो जिंदा है। पापा की आवाज बहुत सॉफ्ट थी। उन्होंने कहा कि वो बस पहुंचने वाले हैं और हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। अरे अगर खुद भगवान भी आ जाए ना तो भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। एकुन सिटी में बाई फैमिली का राज चलता है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो हमारे खिलाफ जा सके। ये कहकर उसने लियू रुयान के बाल पकड़े और उसे घसीटने लगा। मेरी मम्मी को छोड़ दो, उन्हें मत ले जाओ। अपनी मां को घिसटते देख दऊ दऊ जोर जोर से रोने लगी। मम्मी डरो मत, पापा हमें बचाने जरूर आएंगे। क्या वो सच में आएगा? लियू रुयान ने बेबसी से सोचा और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। ठीक उसी वक्त आइकुन सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट में चीफ जांग जिंगमिंग अपने डेस्क पर बैठकर कुछ फाइल्स चेक कर रहे थे। तभी अचानक उनके डेस्क का डायरेक्ट फोन बज उठा। कॉलर आईडी देखते ही जांग जिंगमिंग घबराकर खड़े हो गए। सर, क्या ऑर्डर्स हैं? फोन के दूसरी तरफ से एक बहुत ही पैनिक भरी आवाज आई। जांग जिंगमिंग, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। यह सुनकर जांग जिंगमिंग के पसीने छूट गए। वो तो पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे थे। आखिर उनसे क्या गलती हो गई? सर, मैटर क्या है? आखिर हुआ क्या है? जांग जिंगमिंग ने हड़बड़ाहट में पूछा। तुम्हारी आइकुन सिटी की लिमिट में सानवंग विलेज नाम की जगह है। वहां लियू रोयान नाम की एक औरत रेंट पर रहती है। अभी कुछ ही देर पहले कुछ अननोन लोगों ने उसके घर में घुसकर उस औरत और उसकी बच्ची पर जानलेवा हमला किया है और इस इंसिडेंट ने लियू रोयान के पीछे बैठे टॉप लेवल के वीआईपी को हिलाकर रख दिया है। सानवांग विलेज में असल्ट और ट्रेसपैसिंग। ये सुनकर जांग जिंगमिंग का चेहरा अजीब सा हो गया। टेक्निकली देखा जाए तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए यह कोई बहुत बड़ा केस नहीं, पर अगर बात डायरेक्ट हाई कमांड तक पहुंच गई है तो उस औरत का बैकग्राउंड कोई मामूली तो बिल्कुल नहीं होगा। जांग जिंगमिंग, मैं तुम्हें डायरेक्ट ऑर्डर दे रहा हूं, अपना सारा काम छोड़ो और अपनी पूरी फोर्स इस केस में लगा दो। एकुन सिटी के सारी आर्म फोर्सेस को मोबिलाइज करो, सब लाइव आर्मो के साथ। अगर कोई सस्पेक्ट सामने आए तो बिना वार्निंग के शूट टू किल के ऑर्डर्स है। किसी भी कीमत पर लियू रुयान और उसकी बच्ची सेफ रहनी चाहिए। अगर तुमने इस मैटर को हैंडल नहीं किया तो अपने चीफ की कुर्सी भूल जाना। बीप बीप बीप। फोन झटके से कट गया। कॉल खत्म होते ही उनका चेहरा टेंशन से पीला पड़ गया। आखिर उस औरत का बैकग्राउंड क्या है जो टॉप लीडर सीधे शूट एट साइट का ऑर्डर दे रहे हैं? ये तो पागलपन है। अबे खड़े क्या हो, तुरंत पुलिस यूनिट्स डिस्पैच करो। जांग जिंगमिंग ने अपने असिस्टेंट पर चिल्लाते हुए कहा। चीफ प्लीज रिलैक्स। असिस्टेंट अपनी जगह से हिला तक नहीं, बल्कि उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, चीफ मुझे लगता है हमें अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। वेट एंड वॉच? तू पागल हो गया है क्या? जांग जिंगमिंग गुस्से से आग बबूला हो गए। ये ऑर्डर सीधा हाई कमांड से आया है। चीफ, लियू रुयान असल में लियू फैमिली से है। वो उनकी सबसे बड़ी बेटी है। वो उनकी सबसे सेहबेली पे है, वही लियू ऑटोमोबाइल ग्रुप वाले। ये सुनकर जांग जिंगमिंग का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। एक फैमिली स्कैंडल की वजह से लियू रोयान को घर से निकाल दिया गया था। सुना है कि वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। तो फिर हमें वेट एंड वॉच क्यों करना चाहिए? जांग जिंगमिंग ने कंफ्यूज होकर पूछा। चीफ, क्या आपको पता है कि उस पर हमला किसने करवाया है? असिस्टेंट ने अपनी आवाज और धीमी करते हुए कहा।
ये काम बाय फैमिली का है। पूरे आइकन सिटी को पता है कि यंग मास्टर बाय पिछले 1 साल से लियू रुयान के पीछे पड़े हैं और अब शायद उनका पेशेंस खत्म हो गया है। लियू फैमिली भले ही पावरफुल हो, पर वो बाय फैमिली के सामने कुछ भी नहीं है और हम बाय फैमिली से पंगा अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा तो ये बात है, जांग जिंगमिंग ने मन ही मन राहत की सांस ली। अगर वो डायरेक्ट एक्शन ले लेते तो बाय फैमिली उनके खून की प्यासी हो जाती। बाय फैमिली की पावर आइकन सिटी में हर जगह फैली हुई है। वो असल में यहाँ के अंडरवर्ल्ड किंग्स हैं। बिजनेस से लेकर पॉलिटिक्स तक हर जगह उनका कब्जा है। एक मामूली पुलिस चीफ उनकी ताकत के सामने चींटी के बराबर भी नहीं था। हाई कमांड ने भी मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है। जांग जिंगमिंग ने गहरी सांस लेते हुए सोचा। वो पूरी तरह से फंस चुके थे। वो डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते थे, लेकिन चुप भी नहीं बैठ सकते थे। बहुत सोचने के बाद जांग जिंगमिंग ने कहा, एक काम करो, हमारे 2 कांस्टेबल्स को सानमंग विलेज भेज दो। बस इतना ध्यान रहे कि मैटर ज्यादा एस्केलेट ना हो। यस चीफ, मैं अभी अरेंज करता हूं। असिस्टेंट के ऑफिस से बाहर जाते ही जांग जिंगमिंग ने रिलीफ की सांस ली। उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत स्मार्ट मूव चला है, पर बेवकूफ को यह नहीं पता था कि लियू रुयान का बैकग्राउंड कोई मामूली लियू फैमिली नहीं है, बल्कि पूरा देश उसके पीछे खड़ा है। और दूसरी तरफ कैपिटल सिटी यांजिंग में स्टेट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर चेन ने गुस्से में एक फाइल जमीन पर दे मारी। हमारा लोंगो दुनिया का सबसे सेफेस्ट देश माना जाता है और लॉ एनफोर्समेंट का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है। हमारे पास बेस्ट लेवल की नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम है, लेकिन आज फ्रंट लाइन पर हमारे देश के लिए लड़ने वाले हमारे टॉप साइंटिस्ट की फैमिली को सरेआम मौत के घाट उतारा जा रहा है। ये क्या मजाक चल रहा है? तुम लोग काम कैसे कर रहे हो? और वो आइकन सिटी का पुलिस चीफ क्या घास छील रहा है? उससे एक छोटा सा सिटी डिपार्टमेंट भी मैनेज नहीं हो रहा। उनके पास खड़े डिप्टी मिनिस्टर चेनशंग ने तुरंत कहा, सर, मैंने अभी डायरेक्टर ली से बात की है। मैंने उन्हें सिचुएशन की ग्रेविटी समझा दी है। चीफ कमांडर चिन के वापस लौटने से पहले हमें इस मैटर को हर हाल में सॉल्व करना होगा। दैट्स नॉट इनफ, मिनिस्टर चेन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। दैट्स नॉट इनफ, मिनिस्टर चेन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मेरा प्राइवेट जेट रेडी करो, मैं खुद आइकन सिटी जाऊंगा। ये सब कैसे हो गया? आखिर ये सब कैसे हो रहा? दूसरी तरफ जोंगहाई प्रोविंस के पुलिस हेडक्वार्टर्स में डायरेक्टर ली अपना सिर पकड़े ऑफिस में चक्कर काट रहे थे। अभी उन्हें यांजिंग सिटी के टॉप मिनिस्टर लेवल से डायरेक्ट कॉल आया था। उनकी पूरी सर्विस हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था। यह तो साफ था कि कोई बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो चुका है। डायरेक्टर ली अभी पैनिक में ही थे कि उनका फोन फिर से बज उठा। जैसे ही उन्होंने कॉल उठाया, एक बेहद खौफनाक आवाज गूंजी, डायरेक्टर ली, मैं मिनिस्टर चेन रुइचन बोल रहा हूं। यह नाम सुनते ही डायरेक्टर ली की सांसें गले में ही अटक गईं। उनके हाथ पैर कांपने लगे। इस बार खुद मिनिस्टर चेन का डायरेक्ट कॉल था। पूरे लोंगो की इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम का सबसे बड़ा नाम। मिनिस्टर चेन ने बहुत ही स्ट्रिक्ट टोन में कहा, मुझे फॉर्मल टॉक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एकुन सिटी में जो बकवास चल रही है, मुझे चाहिए कि तुम खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर उसे सॉल्व करो। यह सुनकर डायरेक्टर ली के मुंह से आवाज ही नहीं निकली। वो हकलाने लगे, इसका मतलब तुम खुद वहां नहीं गए हो? तुमने मेरे ऑर्डर्स को मजाक समझ रखा है क्या? मिनिस्टर चेन ने फोन पर दहाड़ते हुए कहा। डायरेक्टर ली ने कांपते हुए कहा, मी मिनिस्टर चेन, मैंने आइकन सिटी के पुलिस चीफ को ऑर्डर्स दे दिए हैं। मैंने उसे बता दिया है कि मैटर बहुत सेंसिटिव है। यह सुनकर मिनिस्टर चेन का पारा 7वें आसान पर पहुंच गया। डायरेक्टर ली, तुम बस प्रार्थना करो कि लियू रुयान और उसकी बच्ची जिंदा बच जाए। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, इस रेस्क्यू मिशन में सिर्फ हमारी पुलिस फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं है, मिलिट्री बेस ने भी चार्ज ले लिया है। और अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो अब तक फुल्ली आर्म्ड मिलिट्री बटालियंस, टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ सड़कों पर उतर चुकी हूं। और तो और मैं खुद हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच रहा हूं। इसलिए डायरेक्टर ली, अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। तभी अचानक डायरेक्टर ली के ऑफिस के दरवाजे पर जोर जोर से नॉक हुआ। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनका ऑफिसर हांफते हुए अंदर आया। डायरेक्टर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हाइदो, मिलिट्री बेस से इमरजेंसी अलर्ट आया है। उनकी पूरी टैंक बटालियन और आर्मर्ड स्ट्राइक फोर्स सीधा आइकन सिटी की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने हमसे मिलिट्री कॉन्वॉय के लिए हाईवे क्लियर करने की डिमांड की है और कुछ ही देर में फाइटर जेट्स का एक पूरा स्क्वाड्रन हाइडो एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। उन्होंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए हैं कि हमें पूरे प्रोविंस की पुलिस फोर्स लगा देनी चाहिए, पर वीआईपी की सिक्योरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। यह सुनकर डायरेक्टर ली की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। किसी तरह खुद को संभालते हुए उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और कॉल लगाया। द नंबर यू आर कॉलिंग इज करंटली बिजी। कई बार ट्राई करने के बाद भी नेटवर्क बिजी आ रहा था, जिससे उनकी पैनिक और बढ़ गई। सब के सब तैयार हो जाओ, इमरजेंसी स्टाफ को छोड़ के पूरी पुलिस फोर्स मेरे साथ हाइदाओ चलेगी। उस वक्त पूरे देश की नजरें उस छोटे से हाइदाओ प्रोविंस पर टिकी हुई थी
और इस पूरे तूफान के सेंटर में एकुन सिटी का पुलिस चीफ जांग जिंगमिंग आराम से अपने ऑफिस में बैठा फोन पर गपशप लड़ा रहा था। वो कॉल उसने बाई फैमिली को किया था। हालांकि फोन पर बाई फैमिली का हेड नहीं था, बल्कि उनका हेड बटलर था, पर हाइदाओ में बाई फैमिली का कंट्रोल इतना ज्यादा था कि उनके बटलर का स्टेटस भी किसी वीआईपी से कम नहीं था। बटलर शिव, मामला कुछ ऐसा है, क्या आप यंग मास्टर बाई से थोड़ा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो कुछ दिन के लिए शांत रहें, वरना अगर हाई कमान से दोबारा कॉल आ गया तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉल पर सामने से एक घटिया सी हंसी गूंजी। अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है चीफ, तो क्या मैं बॉस से रिक्वेस्ट करूं कि वो एकुन सिटी के पुलिस चीफ की कुर्सी पर किसी और को बिठा दे? यह सुनकर जांग जिंगमिंग के पसीने छूट गए। अरे नहीं बटलर शू, मेरा वो मतलब नहीं था। बस हाई कमांड के लीडर्स, बात पूरी होने से पहले ही बटलर ने कॉल बीच में काटते हुए कहा, मेरे सामने इन लीडर्स का नाम मत लिया करो। पूरे हाइडाओ में बाई फैमिली कभी किसी से नहीं डरी है, यहां तक कि सिटी के टॉप पॉलिटिशियन भी हमारे बॉस के सामने सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। शायद अपनी टोन को थोड़ा ज्यादा हर्ष समझकर बटलर ने बात पलटते हुए कहा, और वैसे भी यंग मास्टर बाई का टेम्पर तो तुम जानते ही हो। उन्हें जो चीज पसंद आ जाए वो उसे हासिल करके ही रहते हैं। और उस मामूली औरत की हिम्मत तो देखो कि उसने हमारे यंग मास्टर को रिजेक्ट कर दिया। पर हां, मैं ध्यान रखूंगा कि बात मर्डर तक ना पहुंचे। आखिर अथॉरिटीज की नजरें हम पर हैं और हाई कमांड भी इन्वॉल्व हो चुका है। माफ करना, पिछले रेस्पॉन्स में कुछ सिस्टम ग्लिच आ गया था। यहां आपका आगे का सिनेमैटिक इंग्लिश डबिंग स्क्रिप्ट बिल्कुल तैयार, पर हां, मैं ध्यान रखूंगा कि बात मर्डर तक ना पहुंचे। आखिर अथॉरिटीज की नजरें हम पर हैं और हाई कमांड भी इन्वॉल्व हो चुका है। उस औरत की लक अच्छी है। मैं यंग मास्टर बाय हाई से बात करके उन्हें मर्डर ना करने के लिए कन्विंस करूंगा, लेकिन ल्यू रुआन की उस जंगली बच्ची को हाइदाओ से गायब होना पड़ेगा। हमारी बाय फैमिली दयालु है, हम उसकी जान बख्श सकते हैं, लेकिन उसके हाथ पैर तोड़कर उसे ऑर्फनेज भेजना पड़ेगा। यह सुनकर जांग जिंगमिंग ने एक कड़वी स्माइल दी। वो जानता था कि बाय फैमिली के डोमिनेंस के सामने ये उनका सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज था। बस उसे उस बेचारी बच्ची पर तरस आ रहा। सिर हिलाते हुए जांग जिंगमिंग ने बेबसी से सांस छोड़ी। उसे लगा कि उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली है। उसी वक्त आइकुन सिटी के नॉर्थ सबर एयरपोर्ट पर 3 सुपरसोनिक फाइटर जेट्स लेफ्ट में और 3 राइट में एस्कॉर्ट कर रहे थे, और बीच वाला जेट बादलों को चीरता हुआ हाइदाओ एयरपोर्ट के ईस्टर्न रनवे की तरफ लैंड करने के लिए आ रहा था। ये सीने देखकर हाइदाओ एयरपोर्ट मैनेजर के रोंगटे खड़े हो गए। ओ माय गॉड, ये क्या सिचुएशन है? अचानक से इतने सारे फाइटर जेट्स कैसे आ गए? बिना ज्यादा सोचे उसने अपना वॉकी टॉकी उठाया और चिल्लाया, ऑल यूनिट्स अटेंशन, रनवे 2 को क्लियर करो, रनवे 2 क्लियर करो। पूरे एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट कर दो, जो फ्लाइट्स टेक ऑफ करने वाली हैं या लैंड करने वाली हैं, सबको होल्ड पर रखो। सभी लोग अपना काम छोड़कर सबसे पहले इन फाइटर जेट्स को क्लियर पैसेज दो। मैनेजर वॉकी टॉकी पर जोर से चिल्लाया और भागते हुए ऑफिस से बाहर आया। उसने देखा कि सैकड़ों मिलिट्री सोल्जर्स से भरे आर्मी ट्रक्स टर्मिनल के गेट पर रुके हुए हैं। उनके हेड ऑफिसर ने अपने पीछे खड़े सोल्जर्स की तरफ मुड़कर दहाड़ते हुए कहा, ऑल यूनिट्स मेरे साथ चलो और चीफ को रिसीव करो। यह देखकर मैनेजर का शरीर कांप उठा। वो दौड़ता हुआ ऑफिसर के पास गया। कैप्टन यांग, ये सब क्या हो रहा है? क्या कोई वीआईपी चीफ हमारे हाइडाओ में आ रहे हैं? मुझे पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? मैं कुछ प्रिपरेशन कर लेता। अरे ओल्ड कियान, तुम सही टाइम पर आए हो। जल्दी से एक फुली फ्यूल्ड हेलीकॉप्टर अरेंज करो। चीफ को बहुत अर्जेंट मिशन पर जाना है। नो प्रॉब्लम, मैं अभी अरेंज करता हूं, पर मुझे थोड़ा आइडिया तो दो, आखिर ये चीफ है कौन? सच कहूं तो मुझे भी क्लियर डिटेल नहीं पता, लेकिन इतना बता दूं कि इस बार पूरा हाइडाओ मिलिट्री बेस एक्शन में आ गया है, और वो सब सिर्फ इन चीफ के लिए। सुना है कि मैटर चीफ की फैमिली से जुड़ा है, और हाइडाओ की लोकल पुलिस फोर्स भी मोबिलाइज नहीं हो पा रही थी। इसलिए हाइडाओ मिलिट्री बेस के कमांडर ने सीधा ऑर्डर दिया है कि अगर पुलिस फोर्स मूव नहीं कर रही तो हमारी मिलिट्री एक्शन लेगी। ये सुनकर एयरपोर्ट मैनेजर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा शौक और क्यूरियोसिटी से भरा था। आइकुन सिटी में आखिर किसकी इतनी शामत आ गई जिसने भी इस मिस्टीरियस चीफ से पंगा लिया है? उसने मिलिट्री कमांडर को डायरेक्ट आर्मी भेजने पर मजबूर कर दिया, और लोकल पुलिस की तो हिम्मत ही नहीं हुई एक्शन लेने की। लगता है आज आइकुन सिटी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। धड़ाम धड़ाम पूरे एयरपोर्ट को हिला देने वाली खौफनाक आवाज के साथ आखिरकार फाइटर जेट्स लैंड कर गए। जैसे ही जेट का डोर खुला, तुम तेजी से बाहर आए तो यही वो चीफ है। ये तो एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा यंग है, कैप्टन यांग ने मन ही मन सोचा, लेकिन जोर से चिल्लाते हुए ऑर्डर दिया, सल्यूट। उसके पीछे खड़े सभी सोल्जर्स ने एक साथ हाथ उठाया और दहाड़े, सल्यूट चीफ। लेकिन तुम्हारे पास फॉर्मल ग्रीटिंग्स का टाइम नहीं था। तुमने बेचैनी से चिल्लाकर कहा, जल्दी से मेरे लिए ट्रांसपोर्ट रेडी करो, मुझे अभी सनवांग विलेज जाना है। तुम्हारी आंखों में वो खौफनाक गुस्सा देखकर कैप्टन यांग भी कांप गया। उसने तुरंत जवाब दिया, रिपोर्ट चीफ, एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर रेडी है और किसी भी वक्त टेक ऑफ कर सकता है।
चीफ मेरे साथ आई। उसी वक्त जेट में साथ आए सोल्जर्स और पायलट्स भी पूरी तरह से असेंबल हो चुके थे। उन्होंने अपनी गन्स लोड की, तुम्हें सेंटर में सेफ पोजीशन में रखा और तेजी से कैप्टन यांग के पीछे पीछे चलने लगे। एयरपोर्ट मैनेजर ये सब देखकर पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। सोल्जर्स का चीफ के साथ जाना तो समझ आता है, लेकिन पायलट्स भी उनके साथ जा रहे हैं। क्या इन फाइटर जेट्स की कोई वैल्यू नहीं है? सर, इन जेट्स का क्या होगा? ये मिलिट्री फाइटर जेट्स हैं, क्या आप इन्हें यहां ऐसे ही छोड़ जाएंगे? ये सुनकर एक सोल्जर रुका, मैनेजर की तरफ मुड़ा और धीमी आवाज में बोला, जेट इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ये चोरी भी हो जाए तो कोई इश्यू नहीं है। हमारी मेन फोर्स अभी पहुंची नहीं है, हमारी मेन फोर्स अभी पहुंची और हम सब चीफ चिम के पर्सनल गार्ड्स हैं। हिपरसोनिक फाइटर जेट्स की स्पीड भले ही तेज हो, लेकिन उनमें ज्यादा लोग ट्रैवल नहीं कर सकते और नॉर्दर्न बॉर्डर के बाकी सोल्जर्स अभी रास्ते में हैं। ये सुनकर मैनेजर के होश उड़ गए। क्या अभी और बड़ी आर्मी आ रही है? वो हैरानी से उन लोगों के पीछे पीछे गया और हेलीकॉप्टर में बैठते हुए तुम्हें देखकर तुम्हारी आइडेंटिटी गेस करने की कोशिश करने लगा। दुनिया के किसी भी देश में मिलिट्री पायलट सबसे वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं, पर यहां तो इन पायलट्स ने बिना एक सेकंड सोचे अपने करोड़ों के जेट्स छोड़ दिए और गार्ड्स बन गए। ये अनबिलीवेबल था। तभी अचानक उसे कुछ याद आया। उसने पैनिक में अपना वॉकी टॉकी उठाया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा, जल्दी जल्दी कुछ गार्ड्स को भेजो और रनवे B2 को पूरी तरह ब्लॉक कर दो। ये क्लासिफाइड फाइटर जेट्स हैं, फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली बैन है और कुछ एक्स्ट्रा लोगों को बुलाओ जो 24 आवर्स यहां गार्ड करेंगे। किसी को भी B2 रनवे के पास फटकने मत देना। उधर एयरपोर्ट के हेलीकॉप्टर के पास तुम्हारे चढ़ते ही नॉर्दर्न बॉर्डर से आए एक पायलट ने दरवाजा खोला और एक्सप्रेशनलेस होकर ओरिजिनल पायलट से कहा, प्लीज तुरंत बाहर निकलो, अब से यह हेलीकॉप्टर मिलिट्री ने रिक्विजिशन कर लिया है। वो पायलट हड़बड़ा गया, नहीं, यह हेलीकॉप्टर तो नेशनल लेवल का लेटेस्ट मॉडल हो सकता है, आप लोग इसके सिस्टम से फेमिलियर ना हो, प्लीज तुरंत बाहर निकलो। पायलट ने थोड़ा फ्रॉन करते हुए अपनी टोन स्ट्रिक्ट कर ली। चीफ चिन को बहुत जल्दी है, हमारे पास टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल मौका नहीं है। एयरपोर्ट पायलट उनका अग्रेसिव एटीट्यूड देखकर चुपचाप कॉकपिट से बाहर आ गया। कैप्टन यांग ने हाइडाउ रूट जानने वाले कुछ लोकल सोल्जर्स को साथ लिया और बाकी टीम को जोर से ऑर्डर दिया, तुम सब अभी के अभी ग्राउंड व्हीकल से सानवंग विलेज के लिए निकलो। मैं और चीफ हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। यस सर। इसके बाद हेलीकॉप्टर का इंजन स्टार्ट हुआ और उसकी डेफनिंग आवाज पूरे एयरपोर्ट पर गूंज उठी। टेक ऑफ करते ही वो एक तीर की तरह सामंग विलेज की तरफ बढ़ गया। हेलीकॉप्टर की विंडो से नीचे देखते हुए पहाड़, नदियां और हाइडाउ सिटी की जानी पहचानी सड़कें गुजर रही थी। तुम्हारी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रुयन, मेरा वेट करना, मैं आ रहा हूं। दो तुम्हारे पापा वापस आ गए हैं। तुम दोनों मेरा वेट करना। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है, मैं उन्हें इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा, खूनी कीमत। और उसी वक्त सानवंग विलेज के एक टूटे फूटे घर में एक टकला गुंडा क्रीपी स्माइल के साथ जमीन पर बैठी दो की तरफ बढ़ रहा था। तभी बाहर से किसी के ग्रीट करने की आवाज आई, भाई यहां क्या चल रहा है? बाहर खड़े ब्लैक सूट वाले गुंडे ने थोड़ा फ्रॉन किया और आगे बढ़कर जांग जिंगमिंग के भेजे हुए दोनों पुलिस कांस्टेबल्स का रास्ता रोक लिया। उसने ठंडी आवाज में कहा, यंग मास्टर बाय का मैटर है, जितना कम जानोगे उतना अच्छा है। यह सुनकर कैप्टन ली ने अपना सिर खुजलाया और फेक स्माइल देते हुए बोला, अंडरस्टूड, यंग मास्टर बाय का काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम तो बस कंप्लेंट मिलने पर रूटीन चेक के लिए आए थे, बस ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन एक फ्रेंडली एडवाइस दे दूं, बेटर होगा कि यहां कोई मर्डर ना हो। ये मैटर हाई लेवल तक पहुंच चुका है, तो अपने हाथ थोड़े कंट्रोल में रखना, वरना बाद में निकलना मुश्किल हो जाएगा। यह सुनकर गुंडे के माथे पर गहरी शिकन आ गई। वो लोग बस छोटे मोटे गुंडे थे। अगर सच में बात बिगड़ी और टॉप अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन बिठा दी तो बाय फैमिली खुद को बचाने के लिए उन्हें बलि का बकरा बना देगी। मुझे सोचने दो। और ठीक उसी वक्त अंदर बैठी दो ने भी बाहर की आवाजें सुन ली। जैसे ही वो टकला गुंडा खिड़की से बाहर झांकने लगा, दो ने मौका देखकर दरवाजा धक्का दिया और बाहर भाग आई। अंकल बचा लीजिए, पुलिस अंकल मुझे बचाइए, दो की हेल्प कीजिए। दो को बाहर भागते दे। दरवाजे पर खड़े गुंडे का चेहरा बदल गया। अरे छोटी बच्ची, डरो मत, क्या हुआ? कैप्टन ली ने अपने चेहरे पर एक फेक फ्रेंडली स्माइल लाते हुए नीचे बैठकर पूछा। दो के गाल पर थप्पड़ के गहरे लाल निशान थे। उसने अपने हाथ में तुम्हारी फोटो को कसकर पकड़ रखा था और उन गुंडों की तरफ इशारा करते हुए बोली, पुलिस अंकल, इन्होंने मेरी मम्मी को अगवा कर लिया है और अब ये मुझे मारना चाहते हैं, हेल्प मी। अच्छा ऐसा है, लेकिन छोटी बच्ची, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? अगर सबूत नहीं है तो मैं कैसे मान लूं कि ये दोनों बुरे लोग हैं? फिर तो अंकल तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। चलो
अब अंदर जाओ, अंकल को और भी केसेस हैंडल करने हैं, उसे वापस जाते देख। दाऊदो जोर जोर से रोने लगी। वाह अंकल प्लीज मत जाइए, मुझे बचाइए, ये सच में बुरे लोग हैं। दो झूठ नहीं बोल रही। अंकल प्लीज दो और मम्मी को बचा लीजिए। उसकी चीख पुकार के बीच उस टकले गुंडे ने दो को एक हाथ से उठाया और अपनी बगल में दबा लिया। कैप्टन ली को वहां से जाते हुए देखकर उस 5 साल की बच्ची की आंखों में एक ऐसा खौफनाक डिस्पेयर आ गया जो उसकी उम्र के हिसाब से बहुत अजीब था। बचपन से उसकी मां ने उसे सिखाया था कि ये दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है और अगर कोई बुरा काम करेगा तो उसे सजा मिलेगी, लेकिन रियलिटी ने उसके छोटे से दिल पर बहुत गहरा वार किया था। दरवाजा फिर से बंद करने के बाद वो टकला गुंडा किचन से एक मोटा सा रोलिंग पिन लेकर आया। ए छोटी चुड़ैल, तेरी हिम्मत तो देख, भागने की कोशिश कर रही थी, पर तेरा लक अच्छा है, हमें ऑर्डर मिला है कि तुझे जिंदा छोड़ना है, पर तेरे ये हाथ पैर मैं नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद जब तू ऑर्फनेज जाएगी तो अपनी मां का नाम लेने की भूल मत करना, अंडरस्टूड? ये बोलते हुए उसने वो रोलिंग पिन हवा में जोर से घुमाया। ये देखकर दो ने तुम्हारी फोटो को अपने सीने से लगा लिया और बुरी तरह डरकर पीछे खिसकने लगी। मैंने कुछ पूछा है, समझ आया या नहीं? आंसर मी। टकला गुंडा जोर से चिल्लाया और 2 कदम आगे बढ़कर दो के सामने बैठ गया और उसके लाल सूजे हुए गाल पर हल्का सा थप्पड़ मारा। हालांकि गुंडे ने ज्यादा जोर नहीं लगाया था, लेकिन दो बुरी तरह डर गई और जोर से फूट कर रोने लगी। दो को मत मारो, मुझे डर लग रहा है। पापा आप कहां हो? आप दो को बचाने क्यों नहीं आ रहे? ये सुनकर टकला गुंडा बुरी तरह हंसने लगा और उसने दो के हाथ में पकड़ी फोटो पर नजर डाली। ए जंगली बच्ची, तेरा बाप तो क्या, अगर भगवान भी आ जाए ना तो बाय फैमिली उसे नहीं छोड़ेगी। यंग मास्टर बाय को जो औरत पसंद आ जाए उसकी लाइफ में कोई और आदमी जिंदा कैसे रह सकता है? अगर ये बात बाहर गई तो हमारी बेइज्जती नहीं हो जाएगी। ये कहते ही उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक आ गई, लेकिन ठीक उसी वक्त आसमान से एक डेफनिंग आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई खूंखार शेर अपनी नींद से जागकर दहाड़ रहा। बादलों को चीरता हुआ एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आसमान से सीधा नीचे की तरफ आ रहा था। दो ने भी बाहर का ये शोर सुना। उसने अपनी डरी हुई आंखें उठाई और उम्मीद भरी नजरों से खिड़की के बाहर देखने लगी। क्या पापा आ गए? मम्मी ने कहा था कि पापा एक सुपर हीरो हैं और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो वो आसमान से उड़ते हुए हमसे मिलने आएंगे। धड़ाम धड़ाम। हेलीकॉप्टर जब एक सेफ हाइट पर पहुंचा तो हवा में ही होवर करने लगा। उसके मासिव रोटर ब्लेड्स की स्पीड से इतनी तेज हवा उठी कि जमीन की सारी धूल और कचरा तूफान की तरह उड़ने लगा। उसी वक्त हेलीकॉप्टर में बैठे तुम्हें कुछ अजीब सा फील हुआ। तुमने उस टूटे हुए घर की खिड़की की तरफ देखा और तभी तुम्हारी नजर मिट्टी में सनी एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी। वो अपनी बड़ी बड़ी चमकदार आंखों से पूरी उम्मीद और होप के साथ तुम्हारी ही तरफ देख रही थी। उसकी आईब्रोज बिल्कुल ल्यू रुयान जैसी थी, सॉफ्ट लेकिन स्ट्रॉन्ग। उसकी छोटी सी क्यूट नाक और सबसे बढ़कर आंखों में वो स्टबर्ननेस बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो तुम्हारी ही कॉपी हो। उसे देखते देखते तुम्हारी पेरिफेरल विजन में अचानक 2 ब्लैक सूट वाले गुंडे भी नजर आए। एक गुंडा दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ा था और शौक में हेलीकॉप्टर को देख रहा था, जबकि दूसरा गुंडा दो के ठीक पास खड़ा था और उसके हाथ में एक भारी रोलिंग पिन था जिसे उसने किसी कसाई के चापड़ की तरह हवा में उठा रखा था। यह सीने देखते ही तुम्हारी आंखों में खून उतर आया। यह सीने देखते ही तुम्हारी आंखों में खून उतर आया। तुम्हें ऐसा लगा जैसे तुम्हारे शरीर में लाखों जहरीले कीड़े एक साथ काट रहे हों। वो दर्द और गुस्सा अनबेरेबल था। वो मेरी बेटी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुक जाओ, दो जल्दी हटो, पापा आ गए। उस वक्त तुम्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि दो तुम्हारी आवाज सुन पाएगी या नहीं। तुमने पागलों की तरह काबिन का डोर खींचा और अपनी पूरी ताकत से दहाड़ पड़े। तुम्हारा यह खौफनाक रूप देखकर पायलट घबरा गया कि कहीं तुम बिना सोचे समझे उस हाइट से कूद न जाओ। उसने तुरंत इमरजेंसी अलार्म बजाते हुए चिल्लाया, क्विक रेस्क्यू मिशन स्टार्ट करो। उसी दौरान बाकी हेलीकॉप्टर्स जमीन से सिर्फ 3 मीटर की हाइट तक नीचे आ चुके थे। विंडो से देखते हुए कैप्टन यांग ने भी घर के अंदर का सीन देख लिया था। उसे समझ आ गया कि वो छोटी बच्ची चीफ की फैमिली है। उस पल कैप्टन यांग के दिमाग में प्रमोशन या क्रेडिट लेने का कोई ख्याल नहीं था। उसका दिल बस एक खतरनाक गुस्से से खौल रहा था। रास्ते में नॉर्दर्न बॉर्डर के गार्ड से बात करने के बाद उसे थोड़ा आइडिया लग गया था कि ये चीफ पूरे लोंगो देश को एक नए मुकाम पे ले जाने वाले की पर्सन है। चीफ इस पूरे देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हम लोग उनकी बेटी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। ये सोचते ही कैप्टन यांग की आंखें गुस्से से फटने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों से ही आग निकल पड़ेगी। सोल्जर्स, नीचे चीफ चिन की बेटी है और कुछ घटिया गुंडे उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ चलो, चीफ की बेटी को प्रोटेक्ट करो। एक भयानक दहाड़ के साथ कैप्टन यांग ने अपनी राइफल पीछे टांगी और खुले डोर से सीधा नीचे छलांग लगा दी। उसने रोप लैडर तक का इंतजार नहीं किया और ना ही यह सोचने का टाइम था कि इतनी हाइट से कूदने पर हड्डियां टूट सकती हैं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही टारगेट था, अगर वो एक सेकंड भी बचा पाया तो अंदर फंसी उस बच्ची की लाइफ
लाइफ बच सकती है। उसका ऑर्डर सुनते ही बाकी सोल्जर्स ने भी अपनी गन्स रेडी की और बिना मौत की परवाह किए हेलीकॉप्टर से कूदने लगे। बाम बाम बाम, एक के बाद एक सोल्जर्स जमीन पर गिरे। छलांग लगाते वक्त कुछ सोल्जर्स के टखने तक मुड़ गए, हड्डियां चटकने लगी, लेकिन उन्होंने दर्द को पी लिया और दांत पीसते हुए अपनी राइफल्स तान तेजी से उस टूटे हुए घर की तरफ चार्ज कर दिया। ड्रॉप योर वेपन्स, वही रुक जाओ कमीनो। उसी वक्त तुम्हारे हेलीकॉप्टर में पायलट जोर से चिल्लाया, जल्दी से चीफ चिन के लिए रोप लैडर नीचे फेंको। उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं ली है, अगर वो ऐसे ही कूद गए तो उनकी जान जा सकती है। बाकी लोग रेस्क्यू के लिए कूदो। इस कमांड के साथ हेलीकॉप्टर से एक के बाद एक कई शैडोज नीचे कूद पड़ी। हवा में गिरते हुए ही उन स्पेशल गार्ड्स ने अपनी गन्स का सेफ्टी लॉक खोल दिया और जमीन पर टच होने से एक सेकंड पहले उन सबके दिमाग में बस दो तस्वीरें घूम रही। पहली तस्वीर नॉर्दर्न बॉर्डर पर स्पेस एलिवेटर प्रोजेक्ट की थी। उस बंजर रेगिस्तान में चीफ चिन, जो हमेशा साफ सुथरे रहते थे, उन्होंने एक एक डाटा और एक्सपेरिमेंट के लिए खुद को लैब में बेहोश होने तक टॉर्चर किया। वो बिना नहाए धोए पागलों की तरह काम करते थे, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 6 साल पहले भी वो ऐसे ही थे और आज भी। और दूसरी तस्वीर, हेलीकॉप्टर में बैठते वक्त चीफ चिन की आंखों में अपनी बेटी के लिए वो तड़प और प्यार, ये दोनों सीन्स उनके दिमाग में फ्लैश हो रहे थे। उस एक पल में उन सारे गार्ड्स ने कसम खा ली, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे सामने कोई भी आ जाए, वो चीफ चिन के इस सैक्रिफाइस का पूरा हिसाब लेंगे। इसके लिए अगर उनकी जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं। उसी दौरान तुम भी तेजी से रोप लैडर से नीचे उतर रहे थे। उधर घर के बाहर का तूफान सुनकर वो टकला गुंडा भी दरवाजे पर आ गया था और बाहर का नजारा देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पत्थर की तरह सुन्न खड़ा था। हवा में मंडराते हुए मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स और उनसे बिना जान की परवाह किए कूदते हुए फुली आर्म सोल्जर्स। कुछ ही सेकंड्स के अंदर दर्जनों खौफनाक राइफल्स के ब्लैक बैरल्स सीधे उनके सिर पर पॉइंट हो चुके थे। लंगड़ाते हुए कुछ सोल्जर्स चीते की तरह उनके ऊपर झपटे और उन्हें जमीन पर पटक कर बुरी तरह कुचल दिया। उन गुंडों की सांसें अटक गई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा। ढलते सूरज की आखिरी सुनहरी रोशनी उस घर की खिड़की से छनकर दो दो के मासूम चेहरे पर पड़ रही थी। दो दो भी पूरी तरह से शॉक में थी, क्योंकि उसने देखा कि जब वो सबसे खतरनाक सिचुएशन में थी, तब आसमान से किसी सुपर हीरो की तरह ये मिलिट्री अंकल्स उसे बचाने आ गए। और उनमें से एक अंकल उसे बिना पलक झपकाए लगातार देख रहा था और उस अंकल की आंखों से बड़े बड़े आंसू जमीन पर गिर रहे थे। क्या वो पापा है? दो जमीन पर बैठी हुई थी। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से खुद को संभाला और आंखों में आंसू लिए उस आदमी को देखने लगी जो रोते हुए उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा था। जैसे ही उसने उस आदमी का चेहरा साफ देखा, वो अचानक जोर से चिल्लाई, पापा, क्या ये आप हो? मम्मी ने कहा था कि पापा एक सुपर हीरो है। अगर दो दो अच्छी बच्ची बनकर रहेगी तो पापा आसमान से उड़कर दो दो से मिलने आएंगे। पापा, दो दो ने सबकी बात मानी है, तो क्या आप सच में मुझे बचाने के लिए आसमान से आए? दो दो की आंखों में आंसू भर आए। वो जल्दी से जमीन से उठी और एक छोटी सी चिड़िया की तरह दौड़ते हुए दरवाजे पर खड़े उस आदमी की तरफ भागी। वो गलती नहीं कर सकती थी। जब से उसने होश संभाला था, उसकी मम्मी उसे तुम्हारी फोटो दिखा के कहती थी कि ये तुम्हारे पापा हैं। उसकी मम्मी ने उसे ये भी बताया था कि उसके पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, एक सुपर हीरो हैं। इसलिए जब दो दो ने तुम्हारा चेहरा देखा तो उसे पूरा यकीन हो गया कि यही उसके पापा है। उसके पापा वापस आ गए थे। भले ही वो तुमसे पूरे 5 साल से नहीं मिली थी, पर उसे बिल्कुल भी अजनबीपन फील नहीं हुआ। उसकी माँ ने उसकी परवरिश ही ऐसे की थी कि उसके छोटे से दिल में तुम्हारे लिए हमेशा से एक जगह थी। वो अपने मन में पिछले 5 साल से अपने पापा के साथ ही रह रही थी। पलक झपकते ही दो दो तुम्हारे गले लग गई। वो एक वाला बेर की तरह तुमसे लिपट गई और तुम्हें कसकर पकड़ लिया। उसे इस तरह देख तुम फूट फूट कर रोने लगे। दो दो को इतना समझदार और खुद पर इतना डिपेंड होते देख तुम्हारा दिल दर्द से फट रहा था। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, ये सब पापा की गलती है। काश मुझे पहले पता चल जाता। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। इस वक्त तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ पछतावा था। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर तुम सॉरी के अलावा और कुछ नहीं बोल पा रहे थे। पापा मत रो। दो दो ने अपना सिर उठाया और अपने छोटे छोटे नाजुक हाथों से तुम्हारे गालों पर बहते आंसू पोंछने लगे। पापा सुपर हीरोज नहीं रोते ना। यह सुनकर तुमने अपने आंसू रोके और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए सिर हिलाया। तुमने अपनी बच्ची को प्यार से देखा, पर तभी तुम्हारी नजर दो दो के सूजे हुए लाल गाल पर पड़ी। तुम्हारा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया। पहले जब तुमने हेलीकॉप्टर से उसे देखा था तो तुम्हें लगा कि उसके चेहरे पर बस धूल लगी है, पर अब तुम्हें समझ आया कि वो चोट का निशान था। ठीक है, पापा नहीं रो रहे, पर मुझे बताओ कि ये चोट कैसे लगी? क्या अभी भी दर्द हो रहा है? ये सुनकर दो दो ने अपना सिर तुम्हारे सीने से उठाया और अपना छोटा सा हाथ आगे करते हुए वो फोटो तुम्हें दिखाई, जिसे उसने अभी तक कसकर पकड़ा हुआ था। उसने मुंह फुलाकर कहा, वो गंदे लोग पापा की फोटो छीनना चाहते थे, पर दो दो ने नहीं दी, इसलिए उन्होंने दो दो को थप्पड़ मारा।
पर दो दो डरी नहीं, ये पापा की इकलौती फोटो है। दो दो को इसे बचाना था। वो फोटो जो तुमने लियू रुयान के साथ पहाड़ पर चढ़ते वक्त खिंचवाई थी, वो आखिरी निशानी जो तुमने लियू रुयान के लिए छोड़ी थी, और उन जाहिल गुंडों ने एक छोटी सी बच्ची से वो निशानी छीनने के लिए उस पर हाथ उठाया। दो दो डरी नहीं, दो दो की ये बातें तुम्हारे दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगी। ये सोचते ही तुम्हारी आंखों में खौफनाक गुस्सा और नफरत की आग भड़क उठी। कमीनो, जो भी इस सब के पीछे है, तुम सब वेट करना, मैं पूरे हाइदाओ को पलट कर रख दूंगा, लेकिन तुम सबको जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। तुम्हारे अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट रहा था और तभी तुम्हें अपने गले में एक अजीब सा टेस्ट फील हुआ। तुमने झटके से दो दो की आंखें बंद की और अगले ही पल तुम्हारे मुंह से खून की एक बड़ी सी धार जमीन पर आ गिरी। पिछले 6 सालों से दिन रात काम करके तुम्हारी बॉडी और माइंड दोनों जवाब दे चुके थे, और आज पिछले कुछ मिनट्स में जो इमोशनल रोलर कोस्टर तुमने फील किया था, तुम्हारी बॉडी वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा। दो दो, अपने कान बंद करो और घर के अंदर जाकर मेरा वेट करना, बाहर मत आना, समझे? तुमने दो दो को नीचे रखते हुए कहा। ओके पापा। दो दो ने तुरंत अपने कानों पर हाथ रखे और चुपचाप अपनी जगह खड़ी रही। इसके बाद तुम घर के बाहर आए। तुम्हारा चेहरा एकदम डार्क और कोल्ड था। तुमने उन दोनों ब्लैक सूट वाले गुंडों की तरफ देखा। मुझे बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? तुमने सिर घुमाकर कैप्टन यांग की तरफ देखा। कैप्टन यांग को तुम्हारा इशारा समझते देर नहीं लगी। चीफ, अपने हाथ गंदे मत कीजिए, हम इन्हें हैंडल कर लेंगे। कैप्टन यांग ने अपनी ऑटोमेटिक राइफल को लोड किया, पर तुमने उसके हाथ से राइफल छीन ली और सीधा उस टकले गुंडे के सीने पर तान दी। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं। तुम्हारी खौफनाक आंखें देखकर वो गुंडा समझ गया कि तुम सैनिटी की बाउंड्रीज क्रॉस कर चुके हो। वो हड़बड़ाकर बोला, सर, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, हम तो बस बॉस के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे, और वैसे भी आपकी बेटी सेफ तो है ना, तो बेटर होगा कि आप हमें जाने दें। ये लॉ एंड ऑर्डर वाली कंट्री है, मर्डर करना बहुत बड़ा क्राइम है, और वैसे भी हम बाय फैमिली से हैं। हाइडाओ में बाय फैमिली से पंगा लेना कोई मजाक नहीं है, आपको यह बात पता होनी चाहिए। तुम एक्सप्रेशनलेस रहे और फिर से पूछा, लियू रुयान कहां है? उसे ले गए क्योंकि यंग मास्टर बाय को वो पसंद आ गई। चिन यांग, तुमने धीरे से रिफल का बैरल ऊपर किया और उसे सीधा गुंडे के माथे पर टिका दिया। वो टकला गुंडा डर के मारे जमीन पर बैठ गया। नहीं, मुझे मत मारना, मैं बाय फैमिली का आदमी हूं, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम भी फंस जाओगे। बैम बैम बाम बाम। तुम अब उसकी बकवास नहीं सुनना चाहते थे। तुम्हारी आंखें खून की तरह लाल थी और तुमने ट्रिगर दबा दिया। ऑटोमेटिक राइफल ने आग उगलनी शुरू कर दी। बाम बाम बाम। तुमने पूरी मैगजीन उस गुंडे के सिर पे खाली कर दी। वो गुंडा गोलियों से छलनी होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद तुमने अपनी आंखें दूसरे गुंडे की तरफ घुमाई। वो नजरें जो सीधा नरक से आ रही थी, उन्हें देखते ही उस दूसरे गुंडे का कंट्रोल खत्म हो गया और उसकी पैंट गीली हो गई। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं यंग मास्टर बाय का। तुमने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप एक फ्रेश मैगजीन लोड की। तुम्हारा चेहरा एकदम ठंडा था। तुमने फिर से ट्रिगर दबा दिया। बैम 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 बैम। गोलियों की बौछार के बीच तुम पागलों की तरह चिल्लाए, मैं इस मैटर से जुड़े हर एक इंसान को खून के आंसू रुलाऊंगा। घर के अंदर अपना गुस्सा निकालने के बाद तुम वापस गए और चुपचाप तुम्हारा वेट कर रही दो दो को गोद में उठा लिया। तुमने अपने हाथ से दो दो की आंखें बंद करते हुए कहा, अब आंखें खोल सकती हो, पर पीछे मुड़कर मत देखना। पीछे कैप्टन यांग और उसकी टीम भी तेजी से तुम्हारे पीछे आ रही थी। चलते चलते कैप्टन यांग ने बहुत हैवी हार्ट से एक टेक्स्ट मैसेज टाइप की। उसे इंसिडेंट की पूरी रिपोर्ट टॉप अथॉरिटीज को भेजनी थी। वो चुगली नहीं कर रहा था, बस ऊपर वालों को इन्फॉर्म कर रहा था ताकि वो बैकग्राउंड में सब कुछ क्लियर कर सके। तभी उसके पास चल रहे पायलट ने बहुत धीमी आवाज में पूछा, कैप्टन यांग, क्या आप पहले खुद शूट करके मर्डर का ब्लेम अपने सिर लेना चाहते थे ताकि चीफ चिन बच जाएं? कैप्टन यांग ने हाँ में सिर हिलाया और एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, हाँ, आखिर इतने सारे लोग चीफ के ऑर्डर पर यहां आए हैं। अगर कोई पनिशमेंट मिलती भी है तो हम चीफ को वो बर्डन कैसे लेने दे सकते हैं? ये सुनकर पायलट ने ना में सिर हिलाया। नहीं, ये तो बस 2 कचरे के डिब्बे थे, तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, इस बार अगर चीफ पूरे हाइडाओ को भी जलाकर राख कर दे, तब भी उन पर कोई पनिशमेंट नहीं आएगी, क्योंकि चीफ चिन ने अपनी पूरी लाइफ, अपना सब कुछ लोंगो को दे दिया है, और लोंगो अपने हीरो को कभी धोखा नहीं देगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है या उनका बैकग्राउंड कितना खतरनाक है। अगर चीफ चिन को लोंगो की आर्मी की जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान देकर भी उन दुश्मनों को चीफ के पैरों में काटकर फेंक देंगे। यह सुनकर कैप्टन यांग शॉक में रह गया। वो आंखें फाड़कर तुम्हारी पीठ को देखता रहा। पायलट की आंखों में भी तुम्हारे लिए गहरी रिस्पेक्ट थी। देश के हीरो की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अब बस तमाशा देखो, ये 2 मौतें तो बस इस बड़े खेल की शुरुआत है। यह सुनकर कैप्टन यांग के भी रोंगटे खड़े हो गए। रास्ते में उसने कुछ इंफॉर्मेशन निकाली थी। उसे लगा था कि उसे चीफ का बैकग्राउंड थोड़ा बहुत समझ आ गया है, पर अब उसे समझ आ रहा था कि वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा था। उसी वक्त सानवंग विलेज के बाहर कैप्टन ली और उसके पुलिस ऑफिसर्स अपनी बंद पड़ी कार में सिकुड़ कर बैठे हुए थे।
वो डर के मारे कांप रहे थे और तुम्हें एक मिलिट्री स्क्वाड के साथ सानवंग विलेज से बाहर आते हुए देख रहे थे। जब तक मिलिट्री व्हीकल्स तुम सबको लेकर वहां से निकल नहीं गए, कैप्टन ली और उसकी टीम की सांसें अटकी रहीं। अभी अभी उन्होंने जो नजारा देखा था उस पर उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था। आसमान से अचानक मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स का आना, हथियारों से लैस कमांडोज का अपनी जान की परवाह किए बिना नीचे कूदना और सबसे खौफनाक उस मिस्टीरियस लड़के का खुद ऑटोमेटिक राइफल हाथ में लेना और बाय फैमिली के गुंडों को सरेआम भून डालना। हम तो गए। कैप्टन ली का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। ऐसा लग रहा है जैसे बाय फैमिली ने इस बार किसी लोहे की दीवार से पंगा ले लिया है। पर अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो हम भी नहीं बचेंगे। अगर उस जंगली बच्ची ने बता दिया कि हम वहां गए थे तो वो लोग हम तक पहुंच ही जाएंगे और फिर हमारी लाइफ खत्म। कैप्टन ली, जल्दी कुछ सोचिए ना। इस पूरे ऑपरेशन में हम आपके ऑर्डर्स मान रहे थे। अब आप हमें ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकते। कैप्टन ली का चेहरा और पीला पड़ गया। वो झुंझलाते हुए बोला, कमीनो, जब क्रेडिट लेना था तो सबसे आगे थे और अब ब्लेम मेरे सिर फोड़ रहे हो। चुप रहो और मुझे सोचने दो। मुझे तो लग रहा है कि हाइडाउ में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तुमने देखा नहीं, हेलीकॉप्टर्स और डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन। उस लड़के का बैकग्राउंड आखिर है क्या? यह सुनकर ऑफिसर्स चुप हो गए। कुछ मिनट सोचने के बाद कैप्टन ली ने सिर उठाया और भारी आवाज में पूछा, तुम्हें क्या लगता है पुलिस चीफ की पावर से हम बच सकते हैं? मजाक कर रहे हो क्या? वो डायरेक्ट मिलिट्री है। कैप्टन ली ने सिर हिलाया। हाँ, सानवंग विलेज आने का ऑर्डर तो पुलिस चीफ ने ही दिया था। अगर वो हमें नहीं बचा तो समझ लो वो खुद भी डूबेंगे। ये सुनकर ऑफिसर्स की सांसें अटक गईं। जब उन्हें उन खौफनाक सोल्जर्स की याद आई तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तो अब क्या करें? क्या पुलिस चीफ जांग को इन्फॉर्म करके पूछें कि क्या करना है? कैप्टन ली के दिल में भी डर बैठ चुका था। उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, लगता है बस यही एक ऑप्शन है। उधर बाई यिनचुआन ने अपने पास खड़े बटलर शू से कहा, शाओहाई को कॉल करके कहो कि थोड़ा केयरफुल रहे, कहीं कोई गलती न कर दे। उसे अपनी सिक्योरिटी टाइट रखने को कहो। जी सर। बटलर शू ने सिर झुकाया और वहां से चला गया। बाई यिनचुआन अपनी चेयर पर आराम से बैठा और कुछ देर सोचने के बाद अपना फोन निकाला। वो सबसे पहले उस मिस्टीरियस लड़के का बैकग्राउंड पता करना चाहता था ताकि वो डिसाइड कर सके कि उसे खत्म करने के लिए कौन सा प्लान यूज करना है। अगर उसका बैकग्राउंड छोटा है तो वो जिंदा हाइदाउ से वापस नहीं जाएगा, पर अगर वो कोई बड़ी तोप है तो थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा, लेकिन मैं उसकी खाल तो जरूर उधेड़ूंगा। ये सोचकर बाई यिनचुआन ने एक के बाद एक कई हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट्स को कॉल लगाए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके इतने पावरफुल पॉलिटिशियंस और ऑफिसर्स दोस्तों में से किसी को भी उस लड़के का बैकग्राउंड नहीं पता था। और सबसे अजीब बात तो यह थी कि वो सब इस मैटर पर बात करने से बच रहे थे, जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत से दूर रहना चाहते हो। और सबने हड़बड़ाहट में फोन काट दिया। ये देखकर बाई यिनचुआन के माथे पर पसीना आ गया। लगता है उस लड़के का बैकग्राउंड सच में कुछ ज्यादा ही सॉलिड है, तभी ये सारे डरपोक लोग मुझसे मुंह मोड़ रहे हैं। पर तुम चाहे जो भी हो, बाय फैमिली तुम्हें खत्म करके पूरे हाइदाउ में एक एग्जाम्पल सेट करेगी। उसने अपनी उंगली टेबल पर टैप की और सोचने लगा। उसके हिसाब से ये मुसीबत बाय फैमिली के लिए अपना पावर शो करने का एक अच्छा मौका था। अगर उसने इस मैटर को क्लीनली हैंडल कर लिया तो फ्यूचर में ये डरपोक पॉलिटिशियन फिर कभी बाय फैमिली को इग्नोर करने की हिम्मत नहीं करेंगे। पावर शो करने के लिए एक परफेक्ट टाइमिंग चाहिए और ये टाइमिंग बिल्कुल सही है। बहुत सोचने के बाद बाई यिनचुआन ने जोर से टेबल पर हाथ मारा और एक और कॉल मिलाया। बहुत देर बेल बजने के बाद कॉल कनेक्ट हुआ और सामने से एक भारी आवाज आई, मैंने कहा था ना, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो मुझे कॉल मत करना। अरे बड़े भैया, बाई यिनचुआन ने एक फेक स्माइल के साथ कहा, भले ही सिचुएशन इमरजेंसी ना हो पर मुझे बड़े भैया मत बुला। जब से मैं शू फैमिली का दामाद बना हूं, मेरा बाय फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं अब तुम्हारा भाई नहीं हूं। मुझे मिनिस्टर शू बुलाओ। यह सुनकर बाई यिनचुआन की आंखों में थोड़ा गुस्सा आया, पर वो फेक स्माइल के साथ बोलता रहा, मिनिस्टर शू, भले ही अभी इमरजेंसी ना हो पर बाय फैमिली इस वक्त खतरे में है। अगर इस बार आपने हमारी मदद नहीं की तो हाइदाउ से बाय फैमिली का नामो निशान मिट जाएगा और फिर हम सब सड़क पर आ जाएंगे। सामने कुछ देर साइलेंस रहा, फिर एक ठंडी आवाज आई, बताओ क्या बात है? बाई यिनचुआन ने पूरी कहानी डिटेल में सुना दी। कहानी खत्म होने के बाद फोन पर फिर से साइलेंस छा गया। करीब 2-3 मिनट्स बाद सामने से आवाज आई, मिलिट्री हेलीकॉप्टर से हाइडाउ आना और हाइडाउ बेस के कैप्टन यांगी का साथ में होना। अगर ये सब सच है तो सिचुएशन तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा खराब है। ये सिर्फ प्रोविंस लेवल का मैटर नहीं है। बाई यिनचुआन थोड़ा कंफ्यूज हुआ। मतलब प्रोविंस लेवल के ऑफिसर्स डायरेक्ट मिलिट्री को ऑर्डर्स नहीं दे सकते। जब तक हाइडाउ मिलिट्री बेस से ऑर्डर नहीं आता, यांग यी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इसका सीधा सा मतलब है उस लड़के का मिलिट्री कनेक्शन है। बाई यिनचुआन के चेहरे पर टेंशन आ गई। तो मिलिट्री बैकग्राउंड है, मैंने सच में उस लड़के को अंडर एस्टिमेट कर लिया। मिनिस्टर शू ने एक सेकंड रुक आगे कहा, पर उसने सिर्फ एक कैप्टन को मोबिलाइज किया है, मतलब उसकी पावर भी लिमिटेड है। हाइडाउ मिलिट्री बेस में मेरे गॉडफादर है जो मिलिट्री बेस सेक्रेटरी है।
यहाँ तक कि बेस कमांडर भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। रुको, मैं उनसे बात करता हूँ, वो इस मातर को सेटल कर देंगे। ये सुनकर बाई यिंचुआन शॉक में रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बड़ा भाई जो 10 साल से हाइदाओ वापस नहीं आया, वो इतना पावरफुल हो चुका है। बाई यिंचुआन का मिलिट्री में सिर्फ एक कर्नल लेवल का कॉन्टैक्ट था, पर उसका भाई सीधा सेक्रेटरी को जानता था। यह तो सीधा टॉप लेवल कनेक्शन है। मुझे अपने भाई को किसी भी कीमत पे खुश रखना होगा। ये सोचकर बाई यिंचुआन ने जल्दी से कहा, अरे हाँ, उस लड़के का प्रोविंस लेवल के ऑफिसर से भी कनेक्शन है। अभी डायरेक्टर ली ने खुद कॉल करके डिटेल्स मांगी थी। चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। मिनिस्टर शू ने कॉन्फिडेंटली कहा, भले ही मैं प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हूं, पर मेरी पोस्टिंग यांजिंग में है। प्रोविंस लेवल के ऑफिसर्स मुझे रिस्पेक्ट जरूर देंगे। ग्रेट, थैंक्स ब्रदर। जब आप जैसा भाई साथ हो तो किस बात की टेंशन। मक्खन लगाना बंद करो और अपनी बाई फैमिली को कंट्रोल में रखो। और हाँ, ये आखिरी बार है, अगर तुम्हारे बेटे ने फ्यूचर में कोई पंगा लिया तो मैं बचाने नहीं आऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो बाई फैमिली के साथ साथ मुझे भी डुबा दे। अरे भैया, आप तो बहुत ज्यादा सोच रहे हो। शाओहाई तो बस एक बच्चा है और आप यांजिंग के मिनिस्टर हो। वो भला आपको कैसे मुसीबत में डाल सकता है? आप तो बहुत पावरफुल हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अपने बेटे पर नजर रखो और उसे कंट्रोल करना सीखो। डोंट वरी भैया, मैं उसे घर में ही लॉक कर दूंगा, उसे बाहर निकलने ही नहीं दूंगा। अब तो आपको तसल्ली हो गई ना? उधर हाइडाओ के वेस्ट सबर्ब हाईवे पर एक स्पोर्ट्स कार 40 से ज्यादा बीएमडब्ल्यूज और मर्सिडीज को लीड करते हुए तेजी से भाग रही थी। स्पोर्ट्स कार में बैठा बायहाई बटलर शू की बातें सुन रहा था और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। डैम इट, तो ल्यू रयान का बैकअप आ गया और उसने मर्डर भी कर दिया। पता करो वो है कौन। क्या वो ल्यू फैमिली का आदमी है? उसकी हिम्मत तो देखो, एक मामूली सी औरत के लिए वो बाय फैमिली से दुश्मनी ले रहा है। क्या उसे मरने का शौक है? यंग मास्टर, अभी के लिए आप घर वापस आ जाइए और सेफ रहिए। अपने साथ ज्यादा से ज्यादा गार्ड्स रखिए। बॉस स्मार्टर को हैंडल कर रहे हैं, पर तब तक आपको उस आदमी के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना बाद में कुछ नहीं हो पाएगा। ये सुनते ही बायहाई ने गुस्से में फोन काट दिया। अपनी जान खतरे में आते दे बायहाई ने बिना सोचे समझे अपने सारे गैंगस्टर दोस्तों को कॉल लगाना शुरू कर दिया। हे क्यांजी, मैं वेस्ट सबर्ब हाईवे के पास हूं। अपने सारे लड़कों को लेकर जल्दी आजा। सबको वेपन्स साथ लाने को बोलना। जितने लड़के ला सकता है ले आ। कोई मुझसे पंगा लेने आ रहा है। व्हाट? तुम्हें कोई थ्रेटन कर रहा है? मजाक कर रहे हो क्या? हाइदो में यंग मास्टर बायहाई से पंगा लेने की हिम्मत किसने की? क्या वो पागल हो गया है? हम अभी आते हैं। एक के बाद एक कई कॉल्स करने के बाद बायहाई ने फाइनली राहत की सांस ली। अपने साथ मौजूद 100 से ज्यादा लड़कों को देखकर और रास्ते में आ रहे 100 और लड़कों के बारे में सोचकर उसकी सिक्योरिटी फील वापस आ गई थी। जब 300 से ज्यादा लोग मुझे प्रोटेक्ट कर रहे होंगे तो मैं भी देखूंगा कि सामने वाला क्या उखाड़ लेता है और आखिर वो है कौन, उसका स्टेटस क्या है, वो मुझसे दुश्मनी क्यों मोल ले रहा है? क्या सच में ल्यू रुयान के लिए? अगर ऐसा है तो मैं उसे उसकी औकात याद दिला दूंगा। मेरी औरत पर नजर डालने की सजा मौत है। हाइदाओ में बाय फैमिली ही लॉ है। बचपन से बायहाई ने यही सीखा था, भले ही अभी उसे थोड़ा सेटबैक मिला हो, पर जब तक बाय फैमिली उसके पीछे है कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। बायहाई पर हाथ उठाना मतलब बाय फैमिली के मुंह पर थप्पड़ मारना, और मेरे फादर ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाय फैमिली उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, पर सेफ साइड के लिए बायहाई ने अपने सीक्रेट बेस की तरफ जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। उसे डर था कि शायद एनिमी को उसके बेस की लोकेशन पता चल गई हो और वो वहां एम्बुश लगाकर बैठे हों, इसलिए उसने वहीं रुकने का फैसला किया। जब तक उसके सारे लड़के नहीं आ जाते वो आगे नहीं बढ़ेगा। उसी वक्त दूसरी गाड़ी में बैठी ल्यू रुयान डरी सहमी नजरों से बाहर का अनजान एनवायरनमेंट देख रही थी। उसके दिल में खौफ था, पर वो किसी से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसे बस अपनी दो की सेफ्टी की टेंशन थी। अपनी खुद की जान की उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने अपनी पूरी लाइफ बस स्ट्रगल ही किया था। उसके लिए मौत शायद एक आजादी थी, पर उसे डर था कि अगर वो मर गई तो उसकी दो का क्या होगा? वो अभी इतनी छोटी, वो खुद की देखभाल कैसे करेगी? ल्यू रुयान का दिल अपनी बच्ची के लिए तड़प रहा था, पर वो पूरी तरह हेल्पलेस थी। ये सोचकर उसके दिल में गहरा डिस्पेयर छा गया। तभी अचानक गाड़ियों के इंजन की तेज आवाजें आने लगी। एक के बाद एक दर्जनों गाड़ियां वहां पहुंच गईं। अपनी गांग को देखकर बायहाई ने राहत की सांस ली। उसका सारा डर गायब हो गया। अपने लड़कों से बात करने के बाद वो उस गाड़ी के पास आया जिसमें ल्यू रुयान बैठी थी। औरत, लगता है तेरा बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है। हाइदाओ में कोई तो है जो तेरे लिए मुझसे पंगा ले रहा है। सच बता, क्या ल्यू फैमिली के लोग आए हैं? क्या तूने उनसे भीख मांगी थी? मेरे लिए? बायहाई की बात सुनकर ल्यू रुयान का दिल जोर से धड़का। अचानक उसे वो बात याद आई जो दोदाओ ने अगवा होने से पहले कही थी। मैंने पापा को फोन किया है, पापा हमें बचाने आ रहे हैं। क्या सच में वो है? क्या वो सच में जिंदा है?
पर अगले ही पल लियू रुयान ने एक गहरी सांस ली और अपने मन को समझा लिया। वो खुद को झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती थी, क्योंकि बाद में वो डिसअपॉइंटमेंट बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। रही बात लियू फैमिली की, तो उसने उन्हें कभी कांटेक्ट ही नहीं किया था, और अगर करती भी तो वो लोग कभी उसकी मदद नहीं करते। लियू फैमिली के लिए वो सिर्फ एक यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट थी। अब जबकि उसे बाय फैमिली के यंग मास्टर ने किडनैप किया था, लियू फैमिली तो खुश होगी कि अब उन्हें और भी ज्यादा फायदा होगा। लियू फैमिली तो सिर्फ प्रॉफिट देखती है, वो लोग कभी मुझे बचाने नहीं आएंगे। तो फिर आखिर वो कौन है? क्या सच में चिनयांग? क्या वो सच में जिंदा है? ये सोचते ही लियू रुयान की आंखों से आंसू छलक पड़े। जब वो अपनी लाइफ के सबसे खराब फेज में थी, तब चिनयांग ने उसे जीने की नई उम्मीद दी थी, और आज जब वो मौत के इतने करीब थी, क्या वो सच में उसे बचाने आएगा? दूसरी तरफ बायहाई लियू रुयान को इस तरह चुप देखकर बुरी तरह झुंझला गया। ए औरत, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या तू गूंगी है? धड़ाम 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 अचानक आसमान में एक खौफनाक आवाज गूंजी, जो धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। बायहाई ने फ्रॉन करते हुए आवाज की डायरेक्शन में देखा। तभी आसमान में 3 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स तेजी से उनकी तरफ बढ़ते दिखाई दिए। नीचे खड़े 300 से ज्यादा गैंगस्टर्स की बोलती बंद हो गई। सब चुपचाप आसमान की तरफ देखने लगे। गाड़ी के अंदर बैठी लियू रुयान ने भी हेलीकॉप्टर्स की आवाज उसने खिड़की से बाहर हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स ऊंचे आसमान में देखा, और अगले ही पल उसकी नजरें जैसे स्पेस और टाइम को चीरती हुई सीधे तुम्हारे ऊपर टिक गई। उसने देखा एक लड़का हेलीकॉप्टर के खुले दरवाजे पर खड़ा है। चिनयांग, वो मेरा चिनयांग है, वो आ गया, वो मुझे घर ले जाने आया है। लियू रुयान के चेहरे पर आंसुओं के बीच एक खूबसूरत स्माइल आ गई। उसे वो कहानी याद आ गई जो वो अपनी बच्ची को सुनाया करती थी। तुम्हारे पापा एक सुपर हीरो है जो बुरे लोगों को सजा देने आसमान से आएंगे, और आज सच में वो आसमान से ही आया था। लियू रुयान खुद को रोक नहीं पाई। उसने जोर से गाड़ी का दरवाजा खोला और पागलों की तरह बाहर भागने लगी। वो हेलीकॉप्टर्स की तरफ दौड़ते हुए अपने दोनों हाथ जोर जोर से हिला रही थी, ताकि तुम उसे देख सको। ऊपर हेलीकॉप्टर में तुम्हें भी वो नजर आ गई। तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बहुत पतली हो गई थी, पर पहले से कहीं ज्यादा मचोर लग रही थी। उसके बिखरे हुए बाल और चेहरे पर चोट के निशान देखकर तुम्हारे अंदर का मर्डर इंस्टिंक्ट जाग उठा। रुयान, मैं आ गया, मेरा वेट करना। तुम्हारी दहाड़ सुनकर लियू रुयान फूट फूट कर रोने लगी। वो इतनी इमोशनल हो चुकी थी कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो बस अपने हाथ हिलाती रही। तुम्हारी आवाज सुनकर बायहाई होश में आया। वो डर के मारे हड़बड़ा गया। जल्दी जल्दी जाकर उस औरत को पकड़ो। डैम इट, ये लोग तो हेलीकॉप्टर्स लेकर आए हैं। इस लड़के का बैकग्राउंड बहुत खतरनाक है। बायहाई कोई बेवकूफ नहीं था। उसे पता था कि उसने बहुत बड़ी दुश्मनी ले ली है। अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, लियू रुयान को हॉस्टेज बना के रखना। पर उसके लड़के तो हेलीकॉप्टर्स देखकर ही फ्रीज हो चुके थे। वो पानिक में चिल्लाए, बॉस, वो लोग स्पेशल फोर्सेस लग रहे हैं, उनके पास गन्स हैं। गन्स हैं तो क्या हुआ? हाइडाओ में मेरे खिलाफ गन चलाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। मैं बाय फैमिली का यंग मास्टर हूं। अगर उसने गोली चलाई तो वो जिंदा यहां से नहीं जाएगा। लड़कों को भी बायहाई की बात सही लगी। आखिर बाय फैमिली का खौफ ही इतना है, और वैसे भी हम यहां 300 लोग हैं, वो हमें मार थोड़े ही देंगे। ये सोचकर कुछ लड़के लियू रुयान की तरफ दौड़े, पर जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, आसमान में उड़ रहे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स से स्नाइपर राइफल्स के लोड होने की खौफनाक आवाज आई। क्लिक क्लैक। स्पेशल फोर्सेस के कैप्टन ने दहाड़ते हुए ऑर्डर दिया, मैडम लियू को तुरंत प्रोटेक्ट करो, जो भी उन्हें हाथ लगाने की कोशिश करे। शूट ऑन साइट। यस सर। बैम बैम। 2 खौफनाक ब्लास्ट के साथ लियू रुयान की तरफ भागने वाले 2 गैंगस्टर्स के सिर स्नाइपर राइफल्स की पावर से वाटरमेलन की तरह ब्लास्ट हो गए। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर्स नीचे आ रहे थे, गोलियों की बारिश शुरू हो गई। कुछ ही सेकेंड्स के अंदर लियू रुयान के आसपास आने वाले 20 से ज्यादा गैंगस्टर्स खून में सनकर जमीन पर गिर चुके थे। पर लियू रुयान को इस खूनी खेल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर टिकी थी। वो चेहरा जो उसने पूरे 6 साल बाद देखा था, तुम भी पागलों की तरह तड़प रहे थे। जैसे ही हेलीकॉप्टर की हाइट 10 मीटर तक आई, तुम रोप लैडर से तेजी से नीचे उतरने लगे। खून और लाशों से भरे उस रास्ते पर तुम पागलों की तरह रुयान की तरफ दौड़े। बीच रास्ते में कुछ अधमरे गैंगस्टर्स ने तुम्हें पकड़ने की कोशिश की, पर इससे पहले कि वो तुम्हें छू पाते, तुम्हारे पीछे आ रहे नॉर्दर्न बॉर्डर के सोल्जर्स ने बिना पलक झपकाए उन्हें गोली मारकर हमेशा के लिए सुला दिया। तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं था। तुम्हारी आंखों में सिर्फ रुयान थी। खून से सने उस मैदान में दौड़ते हुए आखिरकार तुम रुयान के पास पहुंच गए। तुमने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे कसकर सीने से लगा लिया। क्या सच में तुम हो चिनयांग? क्या सच में तुम हो? मैं तुम्हें
तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। कहीं ये कोई सपना तो नहीं? चिनयांग, मुझे कसकर पकड़ लो, मुझे इस सपने से बाहर नहीं आना, मुझे छोड़कर मत जाना। रुयान के आंसुओं ने तुम्हारी शर्ट भिगो दी। पिछले 6 सालों में उसने जितना दर्द सहा था वो सब आंसुओं के रूप में बाहर आ रहा था। दो रो सकती थी क्योंकि उसके पास उसकी मां थी, पर रुयान के पास कौन? लियू फैमिली ने उसे कलंक मानकर घर से निकाल दिया था। इन सालों में उसने अकेले हर मुश्किल का सामना किया, लोगों के ताने सुने, दो को अकेले पाला क्योंकि तुम उसके साथ नहीं थे। उसके पास कोई नहीं था जिसके कंधे पर सिर रखकर वो रो सके। उसने अपनी सारी तकलीफें अकेले ही सही थी, पर आज अपने प्यार की बाहों में उसे आखिरकार वो सुकून मिल गया जो वो सालों से ढूंढ रही थी। तुमने भारी आवाज में उसे गले लगाते हुए कहा, आई एम सॉरी, सब मेरी गलती है, मुझे आने में बहुत देर हो गई। अगर मुझे ये सब पहले पता होता तो मैं तुम्हें कभी इतनी तकलीफ नहीं सहने देता। मेरी आइडेंटिटी बहुत क्लासिफाइड है और उस इंसिडेंट के बाद मुझे लगा कि मेरी वजह से तुम पर फिर से हमला हो सकता है, इसलिए मैं चुपचाप चला गया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे जाने से तुम्हारी लाइफ इतनी खराब हो जाएगी। आई एम रियली सॉरी रुयान, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी बातें सुनकर रुयान मुस्कुराने लगी। उसने अपना सिर उठाया, तुम्हारे चेहरे को अपने हाथों में लिया और तुम्हें पैशनेटली किस कर लिया। तुम्हारे चारों तरफ लाशों का ढेर था, आसमान में हेलीकॉप्टर्स गूंज रहे थे और गोलियों की आवाजें आ रही थी, पर इस सबसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तुम बस एक दूसरे में खोए हुए थे। इस पैशनेट किस के बाद रुयान ने उन आर्म सोल्जर्स की तरफ देखा जिन्होंने एक ह्यूमन शील्ड बनाकर तुम दोनों को प्रोटेक्ट किया हुआ था। फिर उसने वो सवाल पूछा जो सालों से उसके दिल में था, अब इतने साल हो गए हैं, क्या अब तुम मुझे अपनी आइडेंटिटी बताओगे? इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर तुम फिर से गायब हुए तो मैं दो को लेकर तुम्हें पूरी दुनिया में ढूंढने निकल जाऊंगी। तभी स्पेशल फोर्सेस का कैप्टन तुम्हारे पास आया और सल्यूट करके बोला, चीफ, कुछ टारगेट्स गाड़ियों में बैठकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज ऑर्डर्स दें। तुमने उन कमांडोज की ह्यूमन वॉल के पार देखा, वो गैंगस्टर्स जो खुद को बहुत 30 मार खा समझते थे, अब पागलों की तरह रोटे चिल्लाते हुए भाग रहे थे। फिर तुमने रुयान के चेहरे पर चोट के निशान देखे और तुम्हारी आंखों में मौत का सन्नाटा छा गया। बेहाई ना तो भागना चाहिए और ना ही उसे मौत मिलनी चाहिए, वो मुझे जिंदा चाहिए। तुम्हारे इस ऑर्डर में इतनी कोल्डनेस थी कि वहां मौजूद हर इंसान का खून जम गया। भागो, अपनी जान बचाओ। ओ गॉड, ये लोग सच में गोलियां चला रहे हैं। डैम इट, वो मिलिट्री स्नाइपर राइफल्स हैं। यंग मास्टर बाय ने आखिर किससे दुश्मनी ले ली है? ये तो पागलपन है। कुछ ही मिनट्स पहले जो गैंगस्टर्स बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो अब पागलों की तरह रोते हुए भाग रहे थे। बस दुआ कर रहे थे कि काश उनके पास 2 पैर और होते। जो लड़के अभी उनके साथ हंस रहे थे एक डेफनिंग आवाज के साथ, उनके सिर में स्नाइपर का एक बड़ा सा होल बन चुका था। जब मूवी वाला ये सीन रियलिटी में उनके सामने आया तो उनकी रूह कांप गई। उन्हें लगा था कि बस थोड़ी मारपीट होगी, या अगर बात बढ़ी भी तो इतने सारे लोगों को कोई एक साथ थोड़े ही मार सकता है। पर जब कंटिन्यूअसली गन्स की आवाजें आई तो उनका ये इल्यूजन भी खत्म हो गया। वो साक्षात मौत का सामना कर रहे थे। सब के सब डर से कांप रहे थे। उधर बाय हाई अपनी कार में बैठकर पागलों की तरह भाग रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कौन है वो हाइडाओ का तो बिल्कुल नहीं है। हाइडाओ में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। डैम इट, उसने सच में ऑर्डर दे दिया गोलियां चलाने का। पर तभी रास्ते में सामने से कुछ अजीब सी भारी आवाजें आने लगी। गाड़ी चला रहे क्यांगज़े ने घबराकर पूछा, यंग मास्टर, ये किस चीज की आवाज है? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते पीछे से हेलीकॉप्टर्स की आवाज भी आने लगी। बाय हाई बुरी तरह पैनिक हो गया, पर अगले ही पल जैसे ही कार ने टर्न लिया, उनके सामने जो नजारा था उसे देखकर क्यांगज़े की रूह कांप उठी। उसने ये चीजें सिर्फ मूवीज में देखी थी। वो मासिव मशीन्स अपनी खौफनाक कैनन्स के साथ पूरी सड़क पर ब्लॉक बनाकर खड़ी थी। WTF, टैंक्स क्यांगज़े सुनने पड़ गया। उनके सामने मिलिट्री कैमोफ्लाज में पेंट किए हुए बैटल टैंक्स खड़े थे। डैम इट, यहां टैंक्स कहां से आ गए? क्या ये मजाक है? टैंक्स यहां क्या कर रहे हैं? क्यांगज़े ने पानिक में पूरी ताकत से ब्रेक्स मारे। अगर वो जरा सी भी देर करता तो उनकी कार सीधी टैंक से टकरा जाती। उन टैंक्स ने आगे का पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा था। बाय हाई का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो चाहे जितना भी आरोगन हो, पर इन मिलिट्री मॉन्स्टर्स के सामने उसकी सारी हेकड़ी निकल गई थी। पीछे ले, गाड़ी रिवर्स कर। बाय हाई ने डर के मारे ऑर्डर दिया। क्यांगज़े कांपते हुए बोला, यंग मास्टर, कहीं ये टैंक्स भी आपको पकड़ने तो नहीं आए? नहीं, ये टैंक्स मेरे लिए थोड़े ही होंगे। मैंने बस एक औरत को किडनैप ही तो किया। हेलीकॉप्टर्स भेजना फिर भी समझ आता है, पर टैंक्स, एक औरत के लिए टैंक्स भेजना इम्पॉसिबल है। ये सोचते हुए वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी रिवर्स करने लगे ताकि हाईवे से वापस घर की तरफ भाग सके। पर जब बाय हाई ने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसे अपनी गांव की वो जानी पहचानी मर्सिडीज गाड़ियां तेजी से अपनी तरफ आती दिखी। डैम इट, ये तो मेरी ही गांव की गाड़ियां हैं जिन्हें वो लोग कैप्चर करके मेरा पीछा कर रहे हैं। अब क्या करें? बड़ी मुश्किल से एस्केप किया था। अगर पकड़े गए तो वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाय हाई पानिक से पागल हो रहा था। जब उसे अपने मारे गए लड़कों की याद आई तो उसकी आंखों में खौफ साफ
नजर आ रहा था। मैं वापस नहीं जा सकता। अगर मैं वापस गया तो मेरी गाड़ी को गोलियों से छलनी कर देंगे। कसम से घर जाते ही मैं अपनी गाड़ी बुलेट प्रूफ करवा लूंगा। ये सोचकर उसने क्यांजी को वापस आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया। वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी को टैंक्स के पास ले गए। बाई हाई ने हिम्मत करके अपनी खिड़की से सिर बाहर निकाला और जोर से चिल्लाया, हेलो ऑफिसर्स, मैं हाइडाओ की बाई फैमिली का यंग मास्टर हूं। प्लीज मुझे आगे जाने का रास्ता दे दीजिए। प्लीज ऑफिसर्स, पीछे कुछ लोग मुझे मारने आ रहे हैं। अगर आप मुझे जाने देंगे तो बाई फैमिली आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड देगी। तभी सबसे आगे वाले टैंक्स का अपर हैच खुला। बाई हाई की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसे लगा कि बाई फैमिली का नाम सुनकर वो लोग डर गए हैं। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और उन सोल्जर्स के पास भाग कर गया। ऑफिसर्स, मैं बाय फैमिली से हूं। मेरे फादर बाय फैमिली के बॉस हैं। प्लीज टैंक्स हटा लीजिए, मुझे भागने दीजिए, मेरे पीछे किलर्स पड़े। जब मैं घर पहुंच जाऊंगा तो बाय फैमिली आपको मुंह मांगा पैसा देगी। पर टैंक से निकले सोल्जर्स ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। वो सोल्जर्स एकदम स्ट्रेट भाले की तरह सीधे खड़े रहे और उनकी गुस्से से भरी आंखें पीछे से आ रही उन मर्सिडीज गाड़ियों पर टिकी थी। अगले ही पल जैसे ही वो गाड़ियां रुकी, तुम उनमें से एक गाड़ी से बाहर निकले। तुम्हें देखते ही टैंक्स के सामने खड़े सभी सोल्जर्स ने एक साथ सल्यूट किया। सल्यूट चीफ। हाइडाओ मिलिट्री बेस, 7th आर्मर्ड डिवीजन रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर, प्लीज ऑर्डर्स दे। बूम। ये सुनकर बाय हाई के दिमाग में जैसे बम फट गया। चीफ, ऑर्डर्स। बाय हाई बुरी तरह शॉक में था। वो उन मसीव टैंक्स को देख रहा था और उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तुमने उन सोल्जर्स को सल्यूट बैक किया और जोर से दहाड़ते हुए कहा, मुझे ये आदमी जिंदा चाहिए। ये सुनकर बाय हाई पैनिक में वापस अपनी कार की तरफ भागा। पर इससे पहले कि वो एस्केप कर पाता, उन सोल्जर्स ने अपनी राइफल्स उठाई और बैम 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 पलक झपकते ही कार के चारों टायर्स शूट कर दिए। फिर उन्होंने अपनी राइफल्स के बद से उस करोड़ों की लग्जरी कार के शीशे को हथौड़े की तरह चकनाचूर कर दिया। कार के अंदर बैठा बाय हाई डर से चीख रहा था। वो हाथ जोड़कर उन सोल्जर्स से भीख मांगने लगा, पर उन सोल्जर्स ने उसे कॉलर से पकड़ा और बाय हाई को कार से बाहर घसीट लिया। आखिरकार लियू रुयान को बचाने का मिशन सक्सेसफुली खत्म हुआ। तुमने बाय हाई के किसी भी गुंडे को नहीं छोड़ा जो गाड़ी लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें हेलीकॉप्टर्स पर बैठे स्नाइपर्स ने वहीं ढेर कर दिया और बाकी बचे लोगों को नॉर्दर्न बॉर्डर के सोल्जर्स ने जमीन पर पटक कर अरेस्ट कर लिया। और उसी वक्त यूनो माउंटेन के एक आलीशान मैंशन में बाई इंचवान अपने आदमियों से रिपोर्ट सुन रहा था। रिपोर्ट सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? श्याओ हाई पकड़ा गया। उस कमीने की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे बेटे पर हाथ डाला। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी तरफ तुमने लियू रोयान को एक हेवीली गार्डेड हॉस्पिटल भेज दिया था ताकि वो दो के साथ सेफ रहे। अब बाय फैमिली के साथ तुम्हारा असली हिसाब किताब शुरू होने वाला था। वेस्ट सबर्ब हाईवे पर बाय हाई के हाथ पैर रस्सियों से बंधे थे और वो तुम्हारे सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। पर इतना सब होने के बाद